ताज़ा फ्रूट, ताज़ा मीठे मीठे सुबह के तोड़े हुए, चेक करके लें, घर ले जाएंगे तो खुद महसूस करेंगे। अंकल जी, आज सेब कितने रुपए किलो हैं? बेटा सेब बहुत सस्ते हैं, 100 रुपए किलो। आपको कितने चाहिए? अच्छा, 1 किलो कर दो। ये लीजिए, आपके 1 किलो सेब साफ सुथरे और मीठे हैं। बहुत शुक्रिया, ये आपके पैसे। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैं तो बस फ्रूट बेच रहा हूँ, बिल्कुल ताजा और मीठे फल हैं। अबे ओ बूढ़े, तुझे कितनी बार समझाया है कि बीच सड़क पे ठठेला ना लगाया करो? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हारी वजह से यहाँ जाम लग सकता है। साहब ठेला तो साइड में लगाया है, यहाँ कैसे जाम लगेगा? अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे समझाएगा कि कानून क्या है? अब समझ में आया पुलिस से जबान लड़ाने का नतीजा? तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? Get this filth out of the way now. Look. इंस्पेक्टर साहब, ये आप गलत कर रहे हैं। एक गरीब आदमी की रोटी रोजी को लात मारते हुए शर्म नहीं आई आपको? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब तो हमें कानून समझाएगी कि हमें क्या करना चाहे। मीडियम, क्या बात है, हुक्म करें। डीएम साहब, इस इंस्पेक्टर ने तो गरीबी पर जुल्म की इंतहा कर दी है। उसे मुअत्तल करना होगा। इंस्पेक्टर, तुमने वाकई अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया है। तुम्हें अभी के अभी मुअत्तल किया जाता है और इसे हवालात में बंद कर दो। दोस्तों, आखिर ये लड़की कौन थी जिसने इंस्पेक्टर को मुअत्तल करवा दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखें। सुबह का समय था और राघवपुर गांव का बाजार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। सब्जियों की खुशबू, फलों की चमक और लोगों की आवाजें पूरे माहौल को जीवंत बना रही थीं। उसी बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी हरिप्रसाद अपने ठेले पर फल सजा रहा था। ठेले पर केले, संतरे, पपीते, सेब और अमरूद करीने से रखे थे। हरिप्रसाद की उम्र भले ही ढल चुकी थी, पर उसके कदमों में अब भी वही पुरानी लगन थी। उसे अपनी बेटी अंजलि पर बेहद गर्व था। वह हाल ही में जिले की एसपी बनी थी। हालांकि पूरी बस्ती ये बात जानती थी कि उसकी बेटी किसी बड़े सरकारी पद पर है, पर कोई यह नहीं जानता था कि वह वास्तव में एसपी है। हरिप्रसाद खुद भी कभी इस बात का दिखावा नहीं करता था। वह कहता था, मेरी बेटी की इज्जत उसके काम से है और मेरी इज्जत मेरे काम से। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था और वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। फल बेचना उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि दिल का सुकून भी था। आज ठेला लगाते समय उसे याद आया कि वह फल काटने वाला चाकू घर पर ही भूल आया है। वह अपनी जेब से वह चमकदार नया मोबाइल निकालता है जिसे अंजलि ने ही कुछ दिन पहले उसे उपहार में दिया था। मोबाइल उसके हाथों में अजीब तरह से चमक रहा था। उसने अंजलि को फोन लगाया और कहा कि वह चाकू लेकर जल्दी से बाजार आ जाए। उसी समय बाजार की भीड़ एकदम से 2 हिस्सों में बंटी। एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर उतरा और उसके पीछे 2 सिपाही भी खड़े हो गए। ठेले वाले लोग पहले से ही उसे देखकर सहम जाते थे, क्योंकि वह हर हफ्ते हफ्ता वसूलता था। विक्रम ने इधर उधर नजर दौड़ाई और उसकी नजर सीधे हरिप्रसाद पर जा टिकी। वह ठेले के पास आया और बोला, क्यों बूढ़े, हफ्ता तैयार है या फिर आज भी बहाना? हरिप्रसाद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब आज ठेला अभी लगाया, ये दोपहर तक दे दूंगा। विक्रम की नजर तभी उस नए मोबाइल पर पड़ी जो हरिप्रसाद के हाथ में था। उसके चेहरे पर तुरंत घोर जलन उभरी। वह उपहास भरे स्वर में बोला, वाह, महंगा फोन और पैसे देने में दिक्कत, क्या बात है? बूढ़े फल बेचते बेचते इतना महंगा मोबाइल ले लिया। हरिप्रसाद धीरे से बोला, साहब ये मोबाइल मेरी बेटी ने दिया है। विक्रम ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अच्छा बेटी देती है और तू हफ्ता नहीं देता? पैसा है मोबाइल खरीदने का, पर हमारे लिए नहीं। लगता है कुछ और धंधा भी चलता है। सिपाही भी हंसने लगे। भीड़ खामोश थी, पर सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हरिप्रसाद ने विनम्रता से कहा, साहब गलत मत समझिए, मैं। लेकिन विक्रम उसकी बात पूरी होने देता, तब तक वह और उग्र हो चुका था। उसने मोबाइल को घूरते हुए कहा, हफ्ता नहीं देगा और फोन चमका रहा है, जरा भी शर्म नहीं? फिर उसने पास खड़े सिपाही से कहा, देख रहे हो, फल बेचने वाला और हाथ में फोन ऐसा जैसे कोई अफसर हो। सिपाही हंसकर बोले, साहब इससे मोबाइल छीन लेना चाहिए। ये सब सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू भर आए, पर वह शांत ही रहा। यही शांत चेहरा देखकर विक्रम और भड़क गया। उसने अपने जूते से जोर की ठोकर मारी और पूरा ठेला पलट दिया। केले, सेब और संतरे जमीन पर लुढ़कने लगे। कुछ फल कुचल गए और ठेले का एक पहिया भी टेढ़ा हो गया। हरिप्रसाद घबराकर उठने ही वाले थे
कि विक्रम ने पास आकर उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर एक लड़का छोटू, जो पास ही नींबू बेचता था, दौड़कर आया और बोला, बाबा उठिए, मैं हूं। विक्रम ने उसे घूरते हुए डांटा, अरे ओ छोटे, हीरो मत बन, वरना तुझे भी जमीन पर गिरा दूंगा। भीड़ खामोश खड़ी देख रही थी, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आए। उसी समय दूर से एक लड़की तेजी से भीड़ चीरते हुए आई। वह थी अंजलि प्रसाद, साधारण सलवार सूट में, बिना किसी सुरक्षा के। अंजलि प्रसाद ने जैसे ही अपने पिता को जमीन पर गिरा देखा, उसका दिल एकदम से कांप उठा। वह तेज कदमों से दौड़कर आई और सबसे पहले उसने अपने पिता हरिप्रसाद और फिर छोटू को संभाला। भीड़ उसके आने से थोड़ी पीछे हट गई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा, पापा ठीक है ना? हरिप्रसाद ने उसे देखने की कोशिश की, पर दर्द से चेहरा सूज चुका था। इधर इंस्पेक्टर विक्रम, जो पूरे समय अहंकार में डूबा हुआ था, अचानक इस लड़की को देखकर ठिठक गया। उसका ध्यान लड़की की खूबसूरती पर अटक गया और उसका चेहरा एक घिनौनी मुस्कान में बदल गया। उसे अभी तक पता नहीं था कि यह लड़की कौन है, न ही यह कि वह उसी बूढ़े की बेटी है जिसे वह कुछ देर पहले पीट चुका था। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओह, ये कौन आई है? नई नई फूल जैसी लड़की? उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए पर इरादे बेहद गंदे रखते हुए कहा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें और तुम्हारे बूढ़े पापा को संभाल लूंगा। वह आगे बढ़ा और अंजलि के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, पर इससे पहले ही अंजलि ने उसका हाथ झटककर दूर धकेल दिया। उसने गुस्से से कहा, दूरी बनाकर रखो। विक्रम हंस पड़ा, अरे वाह, तेवर भी तेज हैं। चलो एक काम करो, बन जाओ मेरी सीक्रेट लव। मैं तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारा भी। सिपाही जोर जोर से हंसने लगे, जैसे किसी सस्ते तमाशे का आनंद ले रहे हों। अंजलि के अंदर जैसे खून खौल उठा। उसने खुद को बहुत रोका, पर जब विक्रम ने फिर से उसके गाल को छूने की कोशिश की, तो उसने पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। कुछ पल का सन्नाटा फैल गया। सिपाही भी घबरा गए। विक्रम का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से आगे बढ़ा, तूने मुझे मारा? मैं तुझे अभी। उसे दिखा कि आसपास कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। उसने झट से खुद को रोका। आंखों में जलता हुआ गुस्सा तो था, पर ऊपर से वह शांत बनने लगा। नीचे दबी हुई आवाज में वह बोला, यह गलती महंगी पड़ेगी, समझी? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने पिता का चेहरा देखा, जो दर्द से कराह रहे थे। उसका दिल भर आया। उसने छोटे से इशारे में छोटू से कहा कि फल समेटने में मदद करें। छोटू तुरंत मदद को आगे आया। मैदान में बिखरे हुए केले, सेब और पपीते उठाते हुए छोटू बार बार कहता, दीदी ये लोग बहुत खराब हैं, रोज ऐसे ही पैसा मांगते हैं। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने पिता को सहारा देकर उठाया। उसने भीड़ से गुजरते हुए एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वह किसी तूफान का संकेत दे रही थी। घर पहुंचने तक हरिप्रसाद कई बार चलते चलते रुक गए। चोट से उनकी कमर और घुटनों में तेज दर्द हो रहा था। घर में घुसते ही अंजलि ने धीरे से पूछा, पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वह इंस्पेक्टर हफ्ता मांगता है? हरिप्रसाद ने नजरें झुका ली। बिटिया, तू छुट्टी पर आई है, तेरी नौकरी बहुत बड़ी है। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बूढ़ा हूं सही, पर अपने काम से पेट भर सकता हूं। मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं। अंजलि की आंखें भर आईं। वो नीचे बैठकर बोली, पापा सहारा देना गलत नहीं होता, और जो उन्होंने आपके साथ किया उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। हरिप्रसाद घबरा गए। नहीं बिटिया, ये पुलिस वाले हैं, तू उनसे मत उलझ, मैं ठीक हूं। पर अंजलि अब अपनी बेटी वाली पहचान में नहीं, बल्कि एक ईमानदार और दृढ़ अधिकारी की तरह सोच रही थी। वह शांत स्वर में बोली, पापा कानून हर इंसान के लिए बराबर है। आपके साथ जो हुआ वह अपराध है और अपराधी को सजा मिलेगी। छोटू, जो दरवाजे के पास खड़ा था, बोला, दीदी मैं गवाही दूंगा, जो हुआ सब बताऊंगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा, उसकी हिम्मत की सराहना की और बोली, धन्यवाद छोटू, अब मैं आगे का काम संभालूंगी। फिर वो उठी। उसने एक साधारण दुपट्टा लिया, अपने चेहरे से आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोली, अब बारी है उनकी जो खुद को कानून समझते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अंजलि प्रसाद तैयार हो गई। उसने कोई सरकारी वर्दी नहीं पहनी, न ही अपने पद की कोई पहचान साथ ली। वह साधारण सलवार सूट में एक आम लड़की की तरह घर से निकली। उसका उद्देश्य साफ था। वह पुलिस थाने की असली हालत अपनी आंखों से देखना चाहती थी, बिना यह बताए कि वह कौन है। थाने के बाहर 2 पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और भीतर से खांसने की आवाजें आ रही थीं।
अंजलि अंदर गई तो वहां सिर्फ 2 हवलदार और एसआई रमेश पटेल बैठे थे। रमेश कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था, जैसे थाने का मालिक वहीं हो। अंजलि शांत स्वर में बोली, मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर के खिलाफ, उसने सीधे कहा। उन्होंने मेरे पिता को मारा, हफ्ता मांगा, ठेला पलट दिया और एक नाबालिग लड़के को धमकाया। रमेश कुर्सी पर सीधा बैठा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू जानती भी है किसकी शिकायत लिखवाने आई है? ये कोई खेल नहीं है लड़की, ये विक्रम साहब का थाना है। अंजलि ने बिना डरे कहा, कानून सबके लिए बराबर है, शिकायत दर्ज कीजिए। रमेश ने टेबल पर हाथ मारा। शिकायत? तेरी इतनी औकात? हम चाहे तो तुझे अभी अंदर कर दें, समझी? जाकर घर में बैठ, यहां तमाशा मत कर। दोनों हवलदार हंसने लगे, जिससे माहौल और अपमानजनक हो गया। पर अंजलि के चेहरे पर भय नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने दोबारा कहा, मैं आपको शिकायत दर्ज करने का आदेश देती हूं। अभी तब अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड था। उसने अंजलि को देखते ही व्यंग से कहा, अरे यह तो वही है, बाजार वाली बहादुर लड़की। क्यों फिर से लड़ने आई हो? वह नजदीक आया और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, शिकायत दर्ज करवाएगी मेरे खिलाफ? हिम्मत कहां से आई? अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, हिम्मत सच्चाई से आती है और तुम्हारे जैसे लोगों को कानून बहुत जल्दी जगह दिखा देता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ओए रमेश, इसे समझा, ये नाटकबाजी यहां नहीं चलेगी। रमेश बोला, साहब कहिए तो अभी इसे उठाकर बाहर फेंक दें। विक्रम ने अंजलि के बिल्कुल करीब आकर धीमे स्वर में कहा, तू नहीं जानती तू किससे उलझ रही है, यह थाना मेरे नाम पर चलता है, समझी? पर अंजलि एक कदम भी पीछे नहीं हटी और बोली, और मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें कानून के तहत सस्पेंड करवाऊंगी, और यह मैं वादा करती हूं। थाने में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम पहली बार लड़की की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर वह तिलमिलाकर बोला, भाग यहां से, वरना। अंजलि ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, वरना क्या? तुम मुझे मारोगे, धमकाओगे? ये सब कैमरों में रिकॉर्ड हो सकता है, सोच समझकर कदम उठाना। यह सुनकर हवलदार भी असहज हो गए। किसी ने धीरे से कहा, साहब बाजार में कल काफी लोगों ने वीडियो बनाया था। विक्रम का चेहरा उतर गया, लेकिन वह अपनी झूठी शान बचाने की कोशिश में बोला, ठीक है जा, लेकिन लौट कर मत आना। अंजलि ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कानून के रास्ते देखूंगी। फिर वह मुड़ी और बिना किसी डर के थाने से बाहर निकल गई। उसका हर कदम संकेत दे रहा था कि अब यह लड़ाई आगे बढ़ चुकी है और अगला दौर कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। थाने से बाहर निकलते समय अंजलि प्रसाद का चेहरा बिल्कुल शांत था, पर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। विक्रम ठाकुर और उसके लोगों की घिनौनी हरकतों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अब यह केवल उसके पिता का मामला नहीं रहा था, यह उस पूरे सिस्टम का सवाल था जो गलत लोगों के हाथों में कैद होकर सड़ चुका था। घर पहुंचते ही वह अपनी असली पहचान वाली फाइलें, आधिकारिक डायरी और फोन लेकर बैठ गई। उसने तुरंत अपने विश्वसनीय स्टाफ से संपर्क किया, जिनके पास उसकी छुट्टी की जानकारी होने के बावजूद वह बिना सवाल किए उसके आदेश मानते थे। उसने उनसे कहा, कल बाजार में जो हुआ उसकी हर रिकॉर्डिंग, हर गवाह और हर विवरण मुझे चाहिए। स्टाफ ने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ लोग बाजार पहुंचे, कुछ दुकानदारों से मिले और कई लोगों के मोबाइल में मौजूद वीडियो फुटेज इकट्ठे किए। कुछ ही घंटों में उसके पास कई वीडियो आ चुके थे। एक वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे विक्रम ने ठेले को ठोकर मारी, कैसे उसने हरिप्रसाद को थप्पड़ मारा। अब अगले कदम का समय था। शाम होते होते अंजलि जिले के प्रशासनिक दफ्तर गई। वहां उसने किसी को नहीं बताया कि वह छुट्टी पर है या बाजार में हुई घटना में शामिल है। उसने अपने निजी कक्ष में बैठकर पूरे दिन इकट्ठे किए गए सबूतों को व्यवस्थित किया। फुटेज, गवाहों के बयान, दुकानदारों की शिकायतें और छोटू का लिखित बयान सब क्रमवार रखे गए। फिर उसने अगले दिन सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का आदेश जारी किया। आदेश में सख्त शब्दों में लिखा था, जनहित से जुड़ा गंभीर मामला, सभी पत्रकार, मीडिया के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी और डीएम उपस्थित रहें। रात के लगभग 10 बजे जब सब तैयारी पूरी हो चुकी थी, वह अपने पिता के कमरे में गई। हरिप्रसाद बैठकर दवा खा रहे थे। चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, पर वह अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ता देखकर कुछ समझ पाए। बिटिया, उन्होंने धीरे से कहा, तू उलझ मत, ये दुनिया बहुत कठोर है। अंजलि ने उनके पास बैठकर कहा, दुनिया कठोर तभी रहती है जब सही लोग चुप रहते हैं पापा। पर तू अकेली है, हरिप्रसाद ने कहा। अंजलि मुस्कुराई। एक सच्चाई 100 झूठों पर भारी होती है और अब सच्चाई सामने आएगी। अगली सुबह ठीक 6 बजे वो फिर से तैयार होकर निकली। इस बार उसने अपनी आधिकारिक वर्दी पहनी,
कंधों पर चमकते सितारे उसकी पहचान बयां कर रहे थे। बाहर सरकारी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। यह वही लड़की थी जिसे कल बाजार में कोई नहीं पहचान पाया था, पर आज वह पूरे जिले की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था अधिकारी के रूप में खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, अब बारी है उस सिस्टम को साफ करने की जिसने मेरे पिता जैसे लोगों को डराया, दबाया और अपमानित किया है। उसकी कार तेजी से जिला मुख्यालय की ओर चली गई। आज का दिन पूरे राघवपुर के लिए ऐतिहासिक होने वाला था। सुबह के ठीक 9 बजे जिला मुख्यालय का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल पत्रकारों से खचाखच भर चुका था। कैमरों की चमक, कुर्सियों की खड़खड़ाहट और कानाफूसी से माहौल गंभीर हो गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में है, पर आदेश में लिखे गंभीर जनहित मामला ने सबका ध्यान खींच लिया था। कुछ ही देर में डीएम अरविंद सिन्हा और सीनियर अधिकारी अपनी सीटों पर बैठ गए। सबकी निगाहें मुख्य दरवाजे पर टिक गईं। अचानक दरवाजा खुला और अंदर आई वही लड़की जिसे कल बाजार में किसी ने नहीं पहचाना था। एसपी अंजलि प्रसाद, वर्दी में दृढ़ और निडर। पूरा हॉल खड़ा हो गया। कैमरे उसके चेहरे पर फोकस हो गए। अंजलि ने माइक पकड़ा और शांत पर तेज आवाज में कहा, कल राघवपुर के बाजार में एक बुजुर्ग फल विक्रेता के साथ जो हुआ वह सिर्फ अत्याचार नहीं बल्कि कानून की खुली अवहेलना थी। सभी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम द्वारा हफ्ता मांगना, ठेला पलटना, हरिप्रसाद को थप्पड़ मारना और छोटू नाम के बच्चे को धमकाना। हॉल में सन्नाटा छा गया। अंजलि बोली, यह आदमी कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का अपमान है। फिर वह कुछ कदम पीछे हटकर बोली, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि पीड़ित व्यक्ति मेरे पिता हरिप्रसाद हैं। पूरा हॉल हैरानी से भर गया। पत्रकारों ने एक दूसरे को देखा। कानाफूसी तेज हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह बुजुर्ग व्यक्ति एसपी की बेटी का पिता था। डीएम अरविंद सिन्हा माइक के पास आए और कठोर स्वर में बोले, हमारे पास कई प्रत्यक्षदर्शी गवाह, वीडियो फुटेज और लिखित बयान हैं। इन सबूतों से यह सिद्ध होता है कि इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और एसआई रमेश पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, हफ्ता वसूला और नागरिकों पर अत्याचार किया। उन्होंने मेज पर रखे दस्तावेज उठाकर पढ़ा। तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और एसआई रमेश पटेल को निलंबित किया जाता है। साथ ही विभागीय जांच पूरी होने तक उन्हें किसी भी सरकारी कार्य से दूर रखा जाएगा। पत्रकारों के फ्लैश लगातार चमकने लगे। पूरे जिले में यह खबर फैल गई। एएसपी की दृढ़ कार्रवाई, अत्याचारी पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। अंजलि फिर माइक पर आई और बोली, यह सिर्फ मेरे पिता का मामला नहीं, यह उन सभी लोगों की लड़ाई है जिन्हें रोज डराया जाता है, धमकाया जाता है और आवाज उठाने पर चुप कराया जाता है। आज राघवपुर को संदेश मिलना चाहिए, अन्याय चाहे जितना बड़ा हो, कानून उससे बड़ा है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया, चार्जशीट तैयार की जाए और यह मामला सीधे पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय को भेजा जाए। हॉल तालियों से गूंज उठा। पुलिस कर्मियों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था, पर आम लोगों के लिए यह न्याय की पहली किरण थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही राघवपुर जिले में हलचल मच गई। बाजार के लोग, दुकानदार, रिक्शा वाले और आम नागरिक सब एक दूसरे को यह खबर सुनाने लगे कि अत्याचार करने वाले पुलिस कर्मियों को आखिरकार सजा मिल गई है। लोगों की आंखों में जो डर सालों से जम चुका था वह पहली बार थोड़ा ढीला पड़ा। उधर गांव वाले हरिप्रसाद के घर के बाहर जमा होने लगे। कुछ लोग फल लेकर आए, कुछ मिठाई और कुछ केवल यह कहने की, बाबा आज न्याय हो गया। हरिप्रसाद यह सब देखकर भावुक हो उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी छोटी सी पीड़ा पूरे जिले की आवाज बन जाएगी। घर के दरवाजे पर खड़ी एएसपी अंजलि प्रसाद को हर कोई अलग नजर से देख रहा था। कल तक वह बाजार की एक साधारण लड़की थी, पर आज वह वही अधिकारी थी जिसने भ्रष्टाचार और अत्याचार को चुनौती दी। अंजलि ने भीड़ की ओर मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, कानून आपके साथ है। शाम होते होते जिला मुख्यालय से विभागीय जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर ने पद का दुरुपयोग किया, हफ्ता वसूला, बुजुर्ग को पीटा और नाबालिग बच्चे को धमकाया। साथ ही यह भी उल्लेख था कि एएसआई रमेश पटेल ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। अगले ही पल आदेश जारी हुआ। दोनों अधिकारी न सिर्फ निलंबित होंगे बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। जिन सिपाहियों ने अत्याचार का समर्थन किया था उन्हें भी बर्खास्तगी, पदोन्नति रोकने और वेतन कटौती की सजा सुनाई गई। यह खबर सुनकर छोटू खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़कर अंजलि के पास आया और बोला, दीदी आपने सबको बचा लिया, अब कोई हमें नहीं डराएगा। अंजलि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने भी हिम्मत दिखाई। सच बोलना हमेशा कठिन होता है,
पर डर से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इसी बीच हरिप्रसाद धीमे कदमों से उसके पास आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने यह सब मेरे लिए क्यों किया? बदला लेकर क्या मिलेगा? अंजलि ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पापा, यह बदले की लड़ाई नहीं थी, यह इज्जत की लड़ाई थी। कोई भी इंसान इतना छोटा नहीं होता कि उसे सड़क पर अपमानित किया जाए। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर हरिप्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी, और तूने वह लौटा दी। अंजलि मुस्कुरा दी। इसके बाद वह लोगों की भीड़ की ओर मुड़ी और ऊंचे स्वर में बोली, आज का यह मामला हमें एक बात सिखाता है, अन्याय अगर छोटा भी लगे तो उसे अनदेखा मत करो। गलत के सामने खड़े होने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। और याद रखो, कानून किसी वर्दी या पद का नहीं, बल्कि सत्य और साहस का साथी होता है। उसकी आवाज में दृढ़ता भी थी और प्यार भी। भीड़ ने तालियों से उसका स्वागत किया। कई लोगों की आंखों में चमक थी, जैसे वर्षों बाद उन्हें यह एहसास हुआ हो कि न्याय केवल किताबों में नहीं, बल्कि उनके अपने बीच भी मौजूद है। सूरज ढलने लगा था और हवा में एक अलग ही सुकून था। उस शाम राघवपुर ने सिर्फ 2 भ्रष्ट अफसरों को गिरते नहीं देखा। उसने देखा एक बूढ़े पिता की हिम्मत, एक छोटे बच्चे की सच्चाई और एक बेटी का न्याय के प्रति अटूट विश्वास। और शायद पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि यदि सच के साथ खड़े होने का साहस हो तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती।